हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अभिनव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज है 10 फरवरी 2025 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली खबर है एरोस्पेस से रिलेटेड। तो दोस्तों, भारत अब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस और एरोस्पेस इवेंट का सेंटर बनने जा रहा है। एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक एयर शो नहीं बल्कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या है इसकी खास बातें? कैसे यह भारत को डिफेंस सुपर पावर बनाएगा? चलिए इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो एरो इंडिया 2025 भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है, जो 10 से 14 फरवरी तक येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इस बार 19 देशों की 106 कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियां भी शामिल हैं। यह एक्सपो भारत की ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ते रोल को दर्शाता है। अब जानते हैं कि यह इवेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 1996 में शुरू हुए एरो इंडिया ने छोटे से इवेंट से लेकर ग्लोबल डिफेंस हब बनने तक का सफर तय किया। इस बार का थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को दर्शाता है। सबसे खास बात, भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को शोकेस करेगा, जिससे डिफेंस सेक्टर से आत्मनिर्भरता और बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं कि इसका यूपीएससी और भारत की डिफेंस पॉलिसी में क्या असर होगा। सो दिस न्यूज़ इज रिलेवेंट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी इकोनॉमी फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3। तो देखो, भारत एक डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हासिल करना है। यह इवेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। भारत के LCA तेजस, ब्रह्मोस और AMCA जैसे स्वदेशी हथियारों को ग्लोबल पहचान मिलेगी। And in case of an international relations and geopolitics topic from जनरल स्टडीज पेपर 2, तो देखो, भारत की डिफेंस मार्केट में अमेरिका, रशिया और फ्रांस की कंपटीशन तेज होंगी। यह एक्सपो भारत के इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और मजबूत करेगा। अब जानते हैं कि इसका भारत और दुनिया पर क्या असर होगा। When टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इम्पैक्ट, तो एरो इंडिया में टॉप डिफेंस कंपनियों की भागीदारी भारत को इमर्जिंग डिफेंस लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। एंड इन केस ऑफ अ नेशनल इम्पैक्ट, यह इवेंट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। नई टेक्निक्स, जॉब्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भारत की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब जानते हैं इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंक्लूजन। एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक एयर शो नहीं बल्कि भारत के डिफेंस पावर हाउस बनने की कहानी का अगला अध्याय है। आने वाले सालों में यह इवेंट न केवल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा, बल्कि इसे एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो क्या भारत बन पाएगा आने वाले दशक में डिफेंस इंडस्ट्रीज का ग्लोबल लीडर? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको यह एनालिसिस ज़रूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, ये है द हिंदू का एक आर्टिकल जो हमारी इंडियन रेलवेज का मुद्दा उठा रहा है। क्या आपको पता है कि इस बार यूनियन बजट 2025 में इंडियन रेलवेज का नाम तक नहीं लिया गया? रेलवेज, जो देश की लाइफलाइन मानी जाती है, उसके लिए कोई सीधा ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या रेलवेज का फ्यूचर अब भी ब्राइट है या हम धीरे धीरे एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं? रेलवेज का यह टॉपिक सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम रेलवेज बजट की पूरी एनालिसिस करेंगे। यूनियन बजट 2025 में इंडियन रेलवेज का कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 10 सालों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन आज भी फ्रेट ट्रैफिक सुस्त है, यानी माल ढुलाई की रफ्तार उम्मीद से बहुत कम है। पैसेंजर नंबर्स अभी भी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचे और रेलवेज प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? चलिए अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 2017 में रेलवेज बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। तब से इंडियन रेलवेज को लेकर ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है। सरकार ने पिछले 10 सालों में 13 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे 95% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्रेन आ गई अब, और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है। ट्रैक लेंथ बढ़ी है और नए कोचेस व ट्रेन भी जोड़े गए हैं। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं। फ्रेट ट्रैफिक यानी माल गाड़ियों का स्तर सिर्फ 2% बढ़ा है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है।
पैसेंजर ट्रैफिक अभी भी प्री कोविड लेवल पर नहीं लौटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, इसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ, जिससे ये साफ दिख रहा है कि सरकार रेलवे इन्वेस्टमेंट को स्लो कर रही है। रेलवे से जुड़े ये मुद्दे यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम जीएस पेपर 3, रेलवेज का आर्थिक विकास में योगदान और बजट एलोकेशन। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का सच, क्योंकि रेलवे बिजली अभी भी कोयले से आ रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स एंड मेनी मोर क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड। तो आप स्क्रीन को पॉज करें एंड इन सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एस्पायरेंट्स, आइए एक इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपैरिजन देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। चीन से तुलना करें तो चीन ने अपने रेल नेटवर्क को हाई स्पीड, डिजिटल और मॉडर्न बना दिया है। मालगाड़ी और पैसेंजर सर्विसेज वहाँ कई बेहतर तरीके से ऑपरेट हो रही है। अब कुछ भारत में होने वाले रेलवेज के चैलेंजेस को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल स्ट्रेन। रेलवे की इनकम और एक्सपेंसेस में भारी अंतर है। अगर देखा जाए तो रेलवेज की इनकम कम और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट स्टक इन रीटेंडरिंग। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कोई नई बजटरी सपोर्ट नहीं मिली है। तीसरा है इलेक्ट्रिफिकेशन कंसर्न्स। 30,000 करोड़ की डीजल लोकोमोटिव्स अब बेकार पड़ी है, जिससे एफिशिएंसी का सवाल उठता है। देन आता है सेफ्टी एंड मॉडर्नाइजेशन इश्यूज। 1.16 लाख करोड़ का बजट सेफ्टी के लिए है, लेकिन कवच एक्सपांशन पर कोई प्लान नहीं है। वंदे भारत में 200 और ट्रेनों की घोषणा की गई है, लेकिन प्रॉपर टाइमलाइन नहीं दी गई अभी तक। अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट भी सवालों के घेरों में है। गांधीनगर, हबीबगंज, अयोध्या, कटक जैसे स्टेशन पर प्रोग्रेस बहुत धीमी है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट 10 साल से रीटेंडरिंग में अटकी पड़ी हुई है। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, इस न्यूज़ को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बजट में इंडियन रेलवे को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। फ्रेट यानी मालगाड़ी और पैसेंजर ग्रोथ कमज़ोर है और सेफ्टी इनिशिएटिव्स भी अटके हुए हैं। गवर्नमेंट रेलवे एक्सपेंडिचर को स्लो कर रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट की कमी हो सकती है। 2047 तक 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल का प्लान है, लेकिन कोई भी क्लियर एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं है। अगर रेलवेज को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो सिर्फ बजट एलोकेशन से काम नहीं चलेगा। एग्जीक्यूशन, एफिशिएंसी और सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। द हिंदू में एक आर्टिकल है एआई एक्शन समिट 2025 के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे एआई एक्शन समिट 2025 की, जहां भारत को को चेयर बनने का मौका मिला है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एआई गवर्नेंस, इनोवेशन और ग्लोबल साउथ के फ्यूचर को शेप करने की बात होगी। तो चलिए समझते हैं कि यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। फ्रांस के आमंत्रण पर भारत एआई एक्शन समिट को पेरिस में को चेयर करेगा, जो 10 से 11 फरवरी तक होगा। ये तीसरा एआई समिट होगा जो एआई सेफ्टी, इनोवेशन, पब्लिक इंटरेस्ट एआई और गवर्नेंस पर केंद्रित होगा। इस समिट में एआई को रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव बनाने के लिए ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने का बड़ा मौका है। अब जानते हैं कि यह इवेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एआई सुरक्षित और लोकतांत्रिक कैसे बने। भारत एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी कर रहा है। चैंपियनिंग द ग्लोबल साउथ, भारत G20 और GPAI में एआई रिसर्च के डेमोक्रेटाइजेशन की वकालत कर चुका है। अब स्ट्रैटेजिक मूव क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। अगर भारत इस समिट को सफलतापूर्वक लीड करता है तो अगला एआई एक्शन समिट भारत होस्ट कर सकता है। अब जानते हैं कि इसका यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है एंड यूपीएससी आपको किस डायरेक्शंस में सवाल पूछ सकता है। सो दिस न्यूज़ इज रिलेवेंट फॉर साइंस एंड टेक इकोनॉमी टॉपिक्स फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3। एआई डेमोक्रेटाइजेशन, भारत सभी देशों को डेटा, कंप्यूटिंग पावर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई मॉडल तक समान पहुंच दिलाने की मांग कर सकता है। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, ग्लोबल साउथ के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में एआई के उपयोग को प्राथमिकता देना जरूरी है। एआई रेगुलेशन एंड सेफ्टीज, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को बढ़ावा देने और बैलेंस एक्सपोर्ट पॉलिसीज लाने की जरूरत है। Also, this news is relevant for international relations, global governance from General Studies Paper 2। भारत एआई, सुपर पावर्स और डेवलपिंग नेशन के बीच पुल बनने का काम कर सकता है। एआई रिलेटेड रिस्क और बायसेस पर ध्यान देकर ग्लोबल साउथ के लिए बेहतर एआई नीति बनाने में मदद मिलेंगी। अब जानते हैं इसका भारत और दुनिया पर क्या असर होगा। When talking about a global impact,
तो भारत एआई एथिक्स एंड सेफ्टी में नेतृत्व करके एक विश्वसनीय एआई पावर हाउस बन सकता है। एंड इन केस ऑफ अ नेशनल इम्पैक्ट, तो इससे एआई इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सो इस न्यूज़ को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एआई एक्शन समिट 2025 में भारत की भागीदारी देश को एक ग्लोबल एआई लीडर बना सकती है। अगर हम सही स्ट्रैटेजीज अपनाएं तो अगला समिट भारत में भी हो सकता है। क्या आपका मानना भी यही है? क्या भारत को एआई लीडरशिप में और बड़ा कदम उठाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताइए। तो ये था हमारा एआई एक्शन समिट पर डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बच्चे का लड़का या लड़की बनना कैसे तय होता है? साइंस हैज़ फाउंड न्यू की द SRY जीन ऑन Y क्रोमोसोम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द मेल डेवलपमेंट। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जहां XX क्रोमोसोम होने के बावजूद भी कुछ लोग मेल बने और कुछ SRY जीन होने के बावजूद भी फीमेल बने। यह कैसे संभव हुआ? आइए इस रहस्यमय जेनेटिक पहलू को समझते हैं। हर इंसान के शरीर में 23 जोड़े यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। XX होता है फीमेल्स में एंड XY होता है मेल्स में। तो देखो, जब SRY जीन मौजूद होता है तो शरीर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देता है, और अगर SRY जीन नहीं होता तो शरीर डिफ़ॉल्टली फीमेल बनने की ओर बढ़ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर SRY जीन XY के बजाय X क्रोमोसोम्स पर चला जाए? हाल ही में इटली और USA में कुछ चौंकाने वाले केसेस सामने आए हैं। 4 बायोलॉजिकल फीमेल्स को SRY जीन के साथ पाया गया है। यह जीन 3 पीढ़ियों तक पास हुआ, फिर भी सभी लड़कियां ही रही। एंड USA में एक फीटस में SRY जीन पाया गया था, लेकिन जन्म के बाद क्या हुआ अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो क्या SRY जीन हमेशा मेल डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्या इससे भविष्य में कुछ बदलेगा? तो जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं एंड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, यह दिखाते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ X और Y क्रोमोसोम्स पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जीन एक्टिवेशन और सप्रेशन भी ज़रूरी होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस नाउ? कुछ मामलों में SRY जीन की लो लेवल एक्सप्रेशन आगे चलकर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का कारण बन सकती है। हमें जेनेटिक काउंसलिंग और पेरेंटल स्क्रीनिंग को और बेहतर बनाना होगा। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो इटली और USA में हुई ये नई खोज प्रेसिजन मेडिसिन और जेनेटिक काउंसलिंग के नए रास्ते खोल सकती है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स भी है। कहीं ये जेनेटिक रिसर्च सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस को बढ़ावा न दे दे। जीनोम सीक्वेंसिंग के एडवांसमेंट से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पर्सनलाइज ट्रीटमेंट संभव हो सकता है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत में PCPNDT एक्ट यानी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के तहत सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी तरह से बैन है। जेनेटिक रिसर्च को एथिकल तरीके से रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। भारत में CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इस क्षेत्र में तेज़ी से काम कर रही है। जेनेटिक काउंसलिंग को भारत में और मजबूत करना चाहिए ताकि सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। अब इसके सोशल इम्पैक्ट्स देखते हैं। इस तरह की डिस्कवरीज हमें नए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को समझने में मदद करेगी। हमें जेंडर बेस्ड मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि SRY जीन ही मेल डेवलपमेंट का मुख्य ड्राइवर है, लेकिन उसकी एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन से कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी सामने आते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस ने यह साबित कर दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। एथिक्स और रिसर्च को बैलेंस करते हुए भविष्य में बेहतर जेनेटिक काउंसलिंग और पेरेंटल स्क्रीनिंग की ज़रूरत होगी। आई होप आप सभी को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिटेल और इंसाइटफुल एनालिसिस UPSC और सरकारी परीक्षाओं के लिए। हरे कृष्णा।